हाय फ्रेंड्स, हेलो, हाउ आर यू। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ साइकोलॉजी का टॉपिक अधिगम की विशेषताएं। तो अधिगम की विशेषताएं ये अपने आपके जो एजुकेशन है यूजी पीजी नेट इनके लिए बड़ा ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। और ये एजुकेशन में भी है। एजुकेशन में आपके ये मनोवैज्ञानिक सामाजिक आधार में आपके साइकोलॉजी का टॉपिक है। इसका मैंने अर्थ, अधिगम का अर्थ और इसके जो वक्र हैं वो मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ा दिए हैं। और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ अधिगम की विशेषताएं। तो प्लीज़ ध्यान से इस वीडियो को देखिए, बार बार 2-4 बार आप देखेंगे तो ये आपके इजीली आपको याद हो जाएंगे। तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अधिगम की विशेषताएं। फर्स्ट है अपनी, अधिगम संपूर्ण जीवन चलता रहता है। संपूर्ण जीवन यानी पूरे जीवन में लगातार चलता रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। सेकंड है, अधिगम सार्वभौमिक होता है, यानी अधिगम के लिए एक स्थान विशेष की आवश्यकता नहीं होती कि एक ही स्थान पर अधिगम हो सकता है। अधिगम सार्वभौमिक यानी हर स्थान पर, किसी भी स्थान पर अधिगम हो सकता है, कहीं भी अधिगम हो सकता है। नेक्स्ट है अपनी, अधिगम वातावरण की देन है, यानी अधिगम जो है अपने इन्वायरमेंट वातावरण की देन है। नेक्स्ट है, अधिगम नए पुराने अनुभवों का संगठन है, यानी जो अपना अधिगम है, जो भी सीखा हुआ ज्ञान है, तो अपन बार बार एक ही काम को करते रहते हैं तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हर बार करेंगे तो उसमें इम्प्रूवमेंट होता जाएगा और अपन अधिगम करते जाएंगे। यानी अधिगम नए पुराने अनुभवों का संगठन है। अगली विशेषता है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, यानी अधिगम जो है वो उद्देश्यपूर्ण होता है। जैसे किसी भी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए अपन जो भी प्रतिक्रियाएं करते, सीखने के लिए करते हैं, तब वो अधिगम अच्छे से होता है। इसीलिए कहा गया है कि अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, अर्थात उद्देश्य जितना अधिक प्रबल होता है अधिगम भी उतना ही अधिक होता है। यानी उद्देश्य यानी आपका जो लक्ष्य है, मान लो आपका यूजीसी नेट क्लियर करना है, या आपको कोई भी कंपटीशन जो है वो फाइट करना है, कोई भी सफलता हासिल करनी है, या कोई भी बिजनेस आपको सफल बनाना है, तो उसके लिए आप जितना बड़ा आपको लक्ष्य दिखाई देगा उसके अकॉर्डिंग आप उतनी ही प्रतिक्रियाएं करेंगे और उस उद्देश्य को पाने के लिए उतने ही प्रबल प्रयास भी करते रहेंगे। तो आप जितना बार बार प्रयास करेंगे और जितनी आप में लगन होगी तो उसी लगन के आधार पर आप उद्देश्य को अच्छे से प्राप्त कर सकोगे। इसीलिए बताया गया कि अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, अर्थात उद्देश्य जितना अधिक प्रबल होता है अधिगम भी उतना ही अधिक होता है। यानी उद्देश्य, अपना लक्ष्य बड़ा होगा, बड़ी अपन को लक्ष्य दिखाई देगा, तो अपन बड़ी खूब मेहनत करेंगे, खूब लगन लगाएंगे तो अधिगम भी इजीली आसानी से हो जाएगा। अगला है, अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है, यानी अधिगम जो है वो क्या है, आपकी मानसिक क्रिया, यानी आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे इस चीज़ को हासिल करना है, इस चीज़ के लिए मुझे प्रयत्नरत रहना है। यानी आपके जो मानसिक क्रियाएं हैं, यदि आपकी मानसिक दशा सही होगी तो ही आप अच्छे से अधिगम कर पाएंगे, मानसिक क्रियाएं सही रूप से कर पाएंगे। इसीलिए बताया गया कि अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। अगला है, अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया, ये हो गया अपना। अगला है, अधिगम समाज के सापेक्ष होता है, यानी जैसे समाज में प्रतिक्रियाएं होती है उसके अकॉर्डिंग ही अधिगम भी उसके अकॉर्डिंग ही होता है। इसीलिए बताया है कि अधिगम समाज के सापेक्ष होता है। अगला है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तनशील प्रक्रिया है, स्वाभाविक नहीं, यानी स्वभाव बार बार में दिन भर में कितने चेंज होते हैं, तो इसको स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता। इसको अधिगम जो है व्यवहार में परिवर्तनशील प्रक्रिया, यानी अधिगम अपन कोई भी चीज़ को, कोई भी कार्य को अपन सीखते हैं और उसको अपन व्यवहार में लाते हैं, तो जब भी अपन अधिगम कर लेते हैं उसके बाद अपना जो व्यवहार चेंज होता है तो उसी को अपन अधिगम कहते हैं। तो अधिगम व्यवहार में परिवर्तनशील प्रक्रिया है, स्वाभाविक नहीं।
नेक्स्ट है अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक भी हो सकता है। यानी जरूरी नहीं है कि आपका जो अधिगम है, जो भी आपने कुछ सीखा है, वो सीखने के बाद जरूरी नहीं है कि सफलता ही मिले। कई बार अपन असफल भी हो जाते हैं, तो असफल हो जाने के बाद भी अपन ये नहीं कह सकते कि अपन ने कुछ सीखा नहीं है। तो ये आपका इस तरीके से आपका नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। नेक्स्ट विशेषता अपनी है सीखना अनुभव की नवीन व्यवस्था है व समायोजन है। यानी जो सीखना है वो बार बार अपन क्रियाएं करते हैं, अनुभव करते हैं, तो उसमें नवीन प्रतिक्रिया भी शामिल हो जाती है। नवीन व्यवस्था उसमें शामिल हो जाती है। नए नए कार्य भी अपन आगे से आगे सीखते जाते हैं। तभी बताया गया कि सीखना अनुभव का नवीन व्यवस्था है वह समायोजन भी है। अपन धीरे धीरे उसमें समायोजन करना भी सीख जाते हैं। तो यही आपकी जो विशेषता इसमें बताया गया है, सीखना अनुभव की नवीन व्यवस्था है वह समायोजन है। अब है आपके अधिगम के पक्ष। तो अधिगम के 3 पक्ष होते हैं। इसमें है आपके 3 पक्ष हैं, ये हैं कि एक तो ज्ञानात्मक है, दूसरा है आपका भावात्मक पक्ष है, तीसरा क्रियात्मक है। तो ज्ञानात्मक पक्ष में ज्ञान द्वारा सीखा गया अधिगम, यानी ज्ञान द्वारा जो भी अपन संज्ञान द्वारा है, ज्ञान द्वारा मतलब दोनों एक ही चीज़ है। संज्ञान और ज्ञान द्वारा अधिगम करते हैं या कुछ भी सीखते हैं, तो संज्ञान जो ज्ञान होता है वही आपका अधिगम होता है। भावनाओं को प्रकट करके अपन एक दूसरे के विचारों से अपन हाव भाव जानकर भी अपन कुछ सीख सकते हैं, तो ये भावनाओं द्वारा अधिगम हो जाएगा। अगला है आपका क्रियात्मक। थर्ड है आपका क्रियात्मक यानी क्रिया करके सीखा जाने वाला कार्य आपका अधिगम हो जाएगा, तो वह उसे क्या कहेंगे, क्रियात्मक अधिगम। अगले हैं आपके क्रियात्मक अधिगम के बाद में आपके है अधिगम की विधियां। तो अधिगम की 3 विधियां बताई गई है कि अधिगम किन विधियों से अपन सीख सकते हैं। तो वो आपकी 3 विधियां हैं। उनमें फर्स्ट है आपकी अनुकरण विधि, जिसमें आप देखा देखी करके एक दूसरे का अनुकरण करके अपन सीखते हैं, बार बार वैसी ही प्रतिक्रिया करके भी अपन सीख सकते हैं। फिर सूझ में इसमें समझ, अचानक से अपन मतलब बार बार कहीं गड़बड़ होती है तो दोबारा उसको ध्यान से देखकर करते हैं, अपन को पता लगता है कि इस तरीके से ये कार्य सही हो पा रहा है और इसमें कितना अंतर हुआ है, तो वो है आपके सूझ विधि। फिर है भूल। कई बार अपन भूल में भी कई बार कार्य अपन आगे हम बताएंगे आपको कि किस तरीके के भूल से अपन बार बार एक ही प्रतिक्रिया अपन भूल से करते हैं, अचानक से अधिगम हो जाता है, तो अपन ये कह सकते हैं कि भूल से भी अपन भूल विधि से भी सीखते हैं। तो भूल विधि छोटे बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। अगला देखिए, आगे देखते हैं अपन अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो अब अपन देखने जा रहे हैं कि अधिगम को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। और अधिगम को जरूरी नहीं है कि सकारात्मक कारक ही प्रभावित करें, नकारात्मक भी हो सकते हैं। तो वह कारक कौन से होंगे और किसको अपन अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कहेंगे, तो इसमें अपन जानेंगे कि वे कारक जिनसे अधिगम को सीखने की गति कम या ज़्यादा हो सकती है। यानी वे कारक जिनसे अधिगम सीखने की गति कम या ज़्यादा हो सकती है, वह आपके क्या कहलाएंगे, अधिगम के कारक। तो फर्स्ट कारक है आपका परिपक्वता। परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन आता है। बिना परिपक्वता के अधिगम संभव नहीं है। यानी जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, परिपक्व होता जाता है, तो उसकी जो प्रतिक्रिया है उनमें परिवर्तन आता ही रहता है, उसके व्यवहार में चेंजिंग आती है, तो वो अधिगम नहीं कहलाता। और ना ही अपन बिना परिपक्वता के ये जो आपका अधिगम संभव है। कैसे कि जैसे मान लो कि एक छोटे बच्चे को अपन 5th क्लास के बच्चे को 10th क्लास की बुक दे देंगे तो वो नहीं पढ़ पाएगा, तो उसके लिए भी परिपक्व होना भी आवश्यक है। अगला है अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा के लिए व्यक्ति का अभिप्रेरित होना आवश्यक है। यानी बिना अभिप्रेरणा के अपन कुछ भी नहीं कर पाते। यानी जो भी अधिगम है वो सीखना
या जो भी कार्य है वो सीखना अपने लिए कठिन होगा। तो इसके लिए बताया गया है कि अधिगम के लिए व्यक्ति का अभिप्रेरित होना आवश्यक है। समय समय पर व्यक्ति की प्रशंसा करेंगे तो इससे भी वह अधिगम अच्छे से कर पाएगा और उसको हौसला अफजाई होता रहेगा, उसको प्रोत्साहन देंगे, उसको अपन बार बार अभिप्रेरित करते रहेंगे, तो इससे क्या है कि अधिगम आसानी से हो सकेगा। अगला है वातावरण। वातावरण, तो वातावरण व्यक्ति के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब वातावरण सही नहीं होगा या मान लो आपके खूब आंधियाँ आ रही हैं या बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो अधिगम नहीं हो पाएगा और ना ही बच्चा सीखने में रुचि ले सकेगा। इसलिए वातावरण भी काफ़ी हद तक आपका जो अधिगम के लिए काफ़ी जिम्मेदार है। तो वातावरण में आपके देखिए भौतिक एवं सामाजिक वातावरण दोनों ही अधिगम को प्रभावित करते हैं, यानी सामाजिक वातावरण है वो भी अधिगम को काफ़ी प्रभावित करता है। यानी बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, समाज में रहन सहन अच्छा होगा तो व्यक्ति अच्छे से सीख पाएगा, मेलजोल अच्छा होगा, तालमेल अच्छा होगा तो व्यक्ति को अधिगम करने में यानी सीखने में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। शुद्ध वायु, इसमें आपके है शुद्ध वायु, उचित प्रकाश, शांत वातावरण, मौसम की अनुकूलता से अधिगम शीघ्र होता है। यानी मौसम सुहावना होगा तो अच्छे से अधिगम हो सकेगा। मौसम सुहावना होगा, मौसम अपने अकॉर्डिंग होगा तो अच्छे से अधिगम होगा, अपना पढ़ने लिखने का भी मन अच्छे से करेगा। फिर आगे देखिए विषय सामग्री का स्वरूप, यानी विषय सामग्री, जैसे मान लो छोटे बच्चे को पहले से ही अपन ने साइंस दे दी या मैथ दे दी तो बच्चे नहीं सीखेंगे, ऊब जाएंगे, उसको पढ़ना भी पसंद नहीं करेंगे। तो विषय सामग्री जो वो बच्चों के स्तर के अकॉर्डिंग यानी प्रत्येक स्तर के छात्रों के लिए उनकी बुद्धि, रुचि एवं अभिक्षमता के अनुरूप पाठ्य वस्तु सरल व रोचक एवं अर्थपूर्ण होने पर ही अधिगम जो है वो आपका आसानी से होता है। आगे देखिए सीखने की इच्छा, यानी बिना इच्छा के अपन कोई कार्य कर ही नहीं सकते। जैसे कहा जाता है कि एक घोड़े को पानी पिलाने के लिए तालाब तक तो ले जाया जा सकता है बट उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो इच्छा होनी अधिगम के लिए आवश्यक शर्त है एक तरीके से। तो सीखने की इच्छा के बिना व्यक्ति को सीखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे अभी मैंने घोड़े का एग्जाम्पल दिया कि घोड़े को पानी पीने के लिए ले जाया जा सकता है लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगला कारक है अपना शारीरिक व मानसिक विकास, यानी बच्चे का जो है शारीरिक व मानसिक विकास होना आवश्यक है क्योंकि यह अधिगम के लिए अत्यंत ही आवश्यक है कि व्यक्ति का स्वस्थ होना आवश्यक है। यानी व्यक्ति यदि बीमार है तो वो अधिगम नहीं कर पाएगा। और जब मानसिक क्रिया है यानी मानसिक तौर से भी वह संतुलित होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। तो उसका मानसिक स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य वह अच्छा होना चाहिए, तभी वह अधिगम आसानी से कर सकेगा। जैसे कि इसमें बताया गया है कम आयु तथा स्वस्थ बालक अधिगम अस्वस्थ बालक, कम आयु तथा अस्वस्थ बालक अधिगम नहीं कर सकता, उसके लिए कठिन होता है। अधिगम के लिए मानसिक स्थिति अच्छी होनी आवश्यक है, अच्छी होनी ही चाहिए। फिर है देखिए वही विधियां इसकी, अधिगम के लिए शिक्षण विधियों का उचित होना आवश्यक है। यानी कोई भी विधि सही नहीं है तो बच्चा ऊब जाएगा और अधिगम सीख नहीं सकेगा, तो इसके लिए विधियों का उचित होना भी आवश्यक है। फिर देखिए नवीन ज्ञान, आगे आपका नवीन ज्ञान। तो नवीन ज्ञान भी बच्चों को जो नवीन ज्ञान के लिए आपका आवश्यक है कि उसको बच्चों को पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है। पूर्व यानी अपन को कोई भी पिछला ज्ञान अपन को याद है तो उससे संबंधित अपन और आगे नया ज्ञान सीखेंगे। तो पूर्व ज्ञान अपन को पहले से है तो उसके जो नया ज्ञान हासिल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पुराना ज्ञान काफ़ी सहायक होगा और उससे अधिगम भी
अच्छे से हो पाएगा। इसलिए नवीन ज्ञान के लिए पूर्व ज्ञान अधिक सहायक होगा। किसके लिए? अधिगम के लिए। थैंक यू। आगे अपने टॉपिक में पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत।